जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24 में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इतिहास की जो सीरीज चल रही थी, तो उसमें पिछली क्लास में हमने पाषाण युग डिस्कस किया था। और पाषाण युग के अंतर्गत हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल युग को पढ़ चुके थे। दोस्तों, आइए आज आगे बढ़ाते हैं अपनी इतिहास की श्रृंखला को और पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश काल के दौरान ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान की तरफ एरिया पड़ता है, लाहौर और कराची, तो कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय जो वर्कर्स थे वहाँ के, ब्रंटन ब्रदर्स, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे, तो उन्हें किसी सभ्यता के, किसी पुरातन सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, कुछ एविडेंसेस उन्हें मिले और उसकी जानकारी उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग को दी। तो उसी के दौरान फिर वहाँ पर खुदाई की गई, उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, ASI के द्वारा, और वहाँ से एक विस्तृत सभ्यता के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, जिसे भारत की सबसे पहली सभ्यता माना जाता है, फर्स्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। तो दोस्तों, सभी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, सिंधु सभ्यता क्या थी और इसकी क्या क्या क्वालिटीज थी, क्या क्या इसके मुख्य मुख्य बातें थी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज या डिस्कवरी के बारे में। तो दोस्तों, खोज की और डिस्कवरी की अगर बात की जाए, तो इसकी सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। सर्वप्रथम जानकारी अगर बात की जाए तो चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई 1826 में। और ये जो जानकारी थी, ये हड़प्पा नगर के टीले के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि शायद यहाँ पर हड़प्पा नगर में किसी पुरातन सभ्यता के कुछ अवशेष पाए जा सकते हैं। तो इसकी जानकारी उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग को सबसे पहले दी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले जानकारी किसने दी। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको लगा देना है चार्ल्स मैसन। इसी के बाद दोस्तों 1856 में बर्टन ब्रदर्स ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे उस समय, कराची से लाहौर। तो इन्हें भी इसी तरह के कुछ एविडेंसेस वहाँ से प्राप्त हुए खुदाई के दौरान, जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी लाहौर और कराची के बीच में। तो वहाँ से इन्हें भी इसी तरह के कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए और बर्टन ब्रदर्स ने 1856 में भी इसकी जानकारी फिर से पुरातत्व विभाग को दी। उसी के चलते दोस्तों 1902 में जॉन मार्शल को डायरेक्टर बनाया गया ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो ASI का डायरेक्टर बनाया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर बनाया गया जॉन मार्शल को 1902 में। दोस्तों, ये वही समय है जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो उसी समय जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई का काम शुरू किया और इसी के चलते 1921 ईस्वी के समय दयाराम साहनी, जो भारतीय पुरातत्वविद थे, दयाराम साहनी द्वारा वहाँ पर खुदाई की और सबसे पहला नगर हड़प्पा नगर की खोज हुई। और इसी तरह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, हड़प्पा नगर। दोस्तों, यही पहला नगर था, सबसे पहला नगर हड़प्पा नगर था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और दोस्तों, इसकी खोज हुई थी 1921 में और ये रावी नदी के तट पर था। हम इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस ज़रूर करने वाले हैं अभी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, इस सभ्यता का नामकरण कैसे किया गया। तो अगर सभ्यता के नामकरण के बारे में बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस तरह से किया गया, तो दोस्तों इसका पहला नाम रखा गया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहला नगर ही हड़प्पा खोजा गया इस सभ्यता के दौरान 1921 में। तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि प्रथम नगर
हड़प्पा सभ्यता के दौरान हड़प्पा को खोजा गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम इसका बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा नगर सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं। जितने भी नगर हड़प्पा सभ्यता के में खोजे गए हैं तो ज़्यादातर उनमें से या तो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं या फिर सिंधु नदी की ही ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियों के आसपास ही मिले हैं। तो इसलिए इसका एक नाम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही इसके सारे के सारे ज़्यादातर नगर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम है इसका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों कांस्य युग के बारे में हम अपनी पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये वही युग था जब मानव ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों कांसे की चीज़ों का इस्तेमाल जब मनुष्य ने शुरू किया तो उस ही दौरान कांस्य युगीन में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ, तो इसलिए इसे एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी इसके नामकरण की प्रोसेस। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ तक था, एक्सपेंशन कहाँ तक था। तो विस्तार के बारे में अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, पंजाब प्रांत से लेकर भारत में जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में थोड़ा जाएंगे तो महाराष्ट्र, और पूर्व में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। तो अगर बात की जाए दोस्तों इसके नगरों की, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में टोटल मिलाकर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान जो सबसे नॉर्थ में पड़ता है तो दोस्तों वो है मांडा, और ये पड़ता है अखनूर जिले में, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में। दोस्तों नदी की बात की जाए तो ये चेनाब नदी के तट पर पड़ता है और इसकी खोज 1982 में जगपत जोशी जी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर कौन सा था। तो दोस्तों आपको आंसर लगा देना है कि मांडा जो अखनूर जिले में पड़ता है जम्मू कश्मीर के, वो सबसे उत्तरी स्थल है और ये चेनाब नदी के किनारे पर मिला है। दोस्तों अगर बात की जाए सबसे पूर्वी नगर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी नगर इसका आलमगीरपुर जो मेरठ जिले में है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पूर्वी नगर माना गया है, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर माना गया है जो हिंडन नदी के तट पर है, हिंदन नदी के किनारे है। खोज की बात की जाए तो दोस्तों इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। अगर बात की जाए दोस्तों सबसे दक्षिणी नगर जो सबसे साउथ में पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का, तो यह है दायमाबाद जो अहमदनगर में महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद, और ये प्रवरा नदी के तट पर है और इसकी खोज 1958 में M.N. पांडे जी के द्वारा की गई है। दोस्तों ये प्रवरा नदी गोदावरी नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो अगर इसमें गोदावरी नदी भी ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आंसर भी करेक्ट होगा। एग्जैक्ट देखा जाए तो प्रवरा नदी के पास है, लेकिन प्रवरा नदी गोदावरी नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी भी इसको कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। तो आपको आंसर गोदावरी नदी ही लगा देना है या प्रवरा नदी। दोस्तों अगर बात की जाए सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे पश्चिमी या सबसे वेस्टर्न अगर बात की जाए तो ये सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर ये नगर है और ये पड़ता है दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान और वहीं पड़ता है सुतका गेंडोर और ये दाशक नदी के किनारे स्थित है, दाशक नदी के किनारे स्थित है। खोज की अगर बात की जाए तो 1927 में मार्क ऑरेल स्टाइन के द्वारा सुतका गेंडोर की खोज की गई थी 1927 में। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके नगर विन्यास की, कि सिटी प्लानिंग किस तरह से थी, टाउन प्लानिंग किस तरह से थी हड़प्पा सभ्यता की। तो दोस्तों अगर नगर विन्यास के बारे में बात की जाए तो इसके भवन ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या है ये ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति? दोस्तों ग्रिड पद्धति का मतलब होता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जितने भी भवन थे
वो 90 डिग्री के एंगल पर काटते हुए रास्तों पर बनाए गए थे। मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उसके रास्ते 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे, सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी और उन सड़कों के किनारे ही भवनों का निर्माण किया गया था। दोस्तों इस पद्धति को बोलते हैं ग्रिड पद्धति या ग्रिड सिस्टम या ऑक्सफोर्ड पद्धति। ईंटों के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और एल शेप की ईंटें, तीनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर अनुपात देखा जाए तो ये अनुपात पाया गया है 4:2:1। मतलब लंबाई अगर 4 होगी तो चौड़ाई 2 होगी और ऊंचाई 1 होगी। तो दोस्तों ये अनुपात भी एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, ज़्यादातर ईंटों का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इनका अनुपात है 4:2:1। और जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और एल शेप की ईंटें का भी प्रयोग किया जाता था। दोस्तों ये जो एल शेप की ईंटें हैं ये घरों के कोनों पर इस्तेमाल की जाती, कोने, कॉर्नर। अगर कहीं पर कोना होता था और वो इस तरह से अगर मोड़ा जाए तो यहाँ पर एल शेप की ईंट प्रयोग की जाती थी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इसकी कृषि की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे और साथ में व्यापार भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। तो कृषि की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो चावल की कृषि भी होती थी, कपास की होती थी। चावल के साक्ष्य की अगर बात की जाए तो ये लोथल जो गुजरात में पड़ता है, लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्लस रंगपुर से भी चावल की भूसी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो इससे पता चलता है कि ये चावल की खेती करते थे, चावल की कृषि करते थे। साथ में कपास का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही जाता है। विश्व में कहीं भी कपास के हड़प्पा से पुराने साक्ष्य अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। तो कपास की सबसे पहले विश्व में प्रथम खेती हड़प्पा सभ्यता में ही मानी गई है। दोस्तों इसका एक और नाम मिलता है सिंडन। सिंडन शब्द जब हम आगे देखेंगे तो सिंडन शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कपास के लिए ही किया गया है। दोस्तों हल की अगर बात की जाए तो कृषि के दौरान हल का प्रयोग भी हड़प्पा सभ्यता में ही हमें, अगर बात की जाए हल की, तो हल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा के खेतों से। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में एक नगर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कालीबंगा के खेतों से हमें ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि उन्हें हल के द्वारा जोता गया था। वहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हल के द्वारा जोते गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये बात क्लियर हो जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हल का प्रयोग करना भी जानते थे। इसके अलावा अगर उनकी फसलों के बारे में बात की जाए, कौन कौन से अनाज वो उपजाते थे, तो दोस्तों जौ सबसे ज़्यादा उपजाया जाने वाला अनाज था और इसके साक्ष्य बनवाली हरियाणा से प्राप्त हमें हो जाते हैं, बनवाली नगर से प्राप्त होते हैं जो बहुत ही उत्तम किस्म की जौ थी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए राई, कपास, तिल आदि की भी वो खेती करते थे। साथ में कहीं कहीं से सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। सरसों, इस तरह के अनाजों का वो इस्तेमाल किया करते थे। पशुपालन की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे और पशुपालन में वो बकरी, भेड़, सूअर, हाथी ये सब के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये बकरी, भेड़ और सूअर इन तीनों को पालतू बनाया गया था, पालतू। लेकिन हाथी और गेंडे के सिर्फ साक्ष्य मिले हैं, इन्हें पालतू नहीं बनाया गया था। गेंडे की अगर बात की जाए तो आमरी नाम की जगह से गेंडे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों बकरी, भेड़ और सूअर का पालन करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। शायद मांस और दूध के लिए इनका पालन किया जाता था। दोस्तों अगर बात की जाए व्यापार और वाणिज्य की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारी थे, व्यापार भी वो करते थे। पशुपालन के साथ साथ, कृषि के साथ साथ व्यापार भी उनका एक मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। और दोस्तों इनका व्यापार अपने देश में, अपने एरिया में तो था ही, साथ में विदेशों में भी इसके व्यापार के कई बार साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इसका व्यापार में देख के क्या क्या होता था, तो व्यापार में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन नहीं था। व्यापार में मुद्रा या सिक्कों का प्रचलन नहीं था। जिस तरह से आज के समय में करेंसी के रूप में मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह से व्यापार में सिक्का या मुद्रा इस्तेमाल नहीं की जाती थी, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली,
वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर प्रयोग की जाती थी। दोस्तों इसको बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। क्या है ये वस्तु विनिमय प्रणाली? दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये है कि व्यापार के दौरान अगर एक व्यक्ति को कुछ चीज़ खरीदनी है किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसमें मुद्रा का एक्सचेंज नहीं होगा, मुद्रा के द्वारा लेन देन नहीं होगा, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक व्यक्ति को दूध चाहिए और दूसरे व्यक्ति को अनाज चाहिए, तो दूध देकर अनाज को ले लिया जाता था। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुद्राओं का प्रयोग चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वस्तुओं के ही बदले में वस्तु देकर चीज़ों को लिया दिया जाता था, और इसी का नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी मेसोपोटामिया, जो इराक का ही पुराना नाम है, तो मेसोपोटामिया या इराक से हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। यहाँ से एक शब्द मिला है दोस्तों, मेलुहा। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जब खोज की गई तो वहाँ के साक्ष्यों से हमें मेलुहा शब्द मिला है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग मेलुहा से व्यापार करते थे, मेलुहा नाम के देश से व्यापार करते थे या जगह से व्यापार करते थे, और इस मेलुहा का संबंध हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए ही मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों अगर अब इसके उद्योगों के बारे में बात की जाए कि उद्योग किस किस तरह से हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता के उद्योग मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग होता था। बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चाक के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं पर्याप्त मात्रा में, और बर्तनों के साक्ष्य भी मिले हैं जो लाल रंग की हैं, लाल मिट्टी से बनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मनका बनाने के कारखाने उपलब्ध हुए हैं, मनका बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। मनका क्या होता है? जिससे माला बनाई जाती है, तो माला के मोतियों को मनका बोला जाता है। तो मनके बनाने के कारखाने के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि मनका बनाने का उद्योग भी यहाँ प्रचलित था। इसके अलावा दोस्तों जोहरी, बहुत सारे आभूषणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उद्योग के रूप में जोहरी भी व्यापार करते थे। तो दोस्तों इतनी जानकारी इसके बारे में है। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं, और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, और वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख नगर जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमें मिले हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नगर की। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के काल कौन सा काल माना गया है। तो दोस्तों 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो माना गया है वो कार्बन 14 के द्वारा जो तारीख ज्ञात की गई है। मैंने बात की थी इसके बारे में, कार्बन डेटिंग टेक्निक के बारे में। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक जो C14 पर आधारित है, उसके अनुसार अगर काल माना जाए तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व वो निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों अगर NCERT की बात मानी जाए तो NCERT में ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व लिखा गया है। तो दोस्तों NCERT के हिसाब से आंसर लगाना हो तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कहा जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आ जाए तो आपको वो आंसर टिक करना है। दोनों आ जाए तो फिर NCERT वाला ही आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण नगरों के बारे में बात कर रहे थे हम हड़प्पा सभ्यता की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बात की थी, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो पाकिस्तान और भारत दोनों ही जगहों पर प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण नगरों की। तो पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है, उस समय जब खोज हुई तब तो भारत में ही था। तो लेकिन आज के समय में जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित नगर हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद भारत में स्थित नगरों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण नगर। तो दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित जो नगर हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला नगर है हड़प्पा। सबसे पहला नगर है हड़प्पा, और इसकी खोज के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो दयाराम साहनी जी ने की थी, समय था 1921 ईस्वी में। अगर बात की जाए नदी की तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे पर मिला है,
और जगह की बात की जाए कि किस जगह पर स्थित है आज के समय में, तो मोंटगोमरी जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत है, उसी के मोंटगोमरी नामक स्थान पर हड़प्पा की खोज हुई है, ये वहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर इसके नगर नियोजन की बात की जाए, टाउन प्लानिंग की बात की जाए, तो ये आयताकार नगर को यहाँ से प्राप्ति हुई है, जिसे हम ग्रिड पद्धति में भी कह सकते हैं। तो यहाँ का जो टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। और सर्वप्रथम कपास का जो उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा से ही मिलते हैं, जो विश्व में प्रथम है। दोस्तों विश्व में प्रथम जो कपास साक्ष्य है, कपास के उपजाने का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा से ही हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे बहुत महत्वपूर्ण नगर की, तो दूसरा महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदारो, और इसकी खोज राखालदास बनर्जी जी के द्वारा की गई है 1922 में। दोस्तों ये दूसरा नगर था मोहनजोदारो जो हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया था। और अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो दोस्तों सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। तो नदी के बारे में इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे ही है, और आज के समय में लरकाना जिले में है, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहाँ लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे ये पड़ता है मोहनजोदारो। दोस्तों इसके बारे में एक मूवी भी आपने देखी होगी ऋतिक रोशन जी की, और आशुतोष गोवारिकर जी ने डायरेक्ट की थी। तो मोहनजोदारो जो फिल्म बनी है वो कहीं ना कहीं इसी नगर को लेकर बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर साक्ष्यों की बात की जाए कि कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। सबसे बड़ी इमारत। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो विशाल अन्नागार है जो मोहनजोदारो में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक वृहत स्नानागार स्विमिंग पूल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है साक्ष्य के रूप में। नर्तकी की कांसे की मूर्ति। दोस्तों एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से, जो कांसे की बनी हुई है, और इसी से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में बहुत ही निपुण थे। इसके अलावा एक श्रृंगी पशु की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले एक पशु की आकृति प्राप्त हुई है यहाँ से। दोस्तों एक महत्वपूर्ण मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके 2 सींग हैं, और उसे इतिहासकारों ने पशुपति शिव की संज्ञा दी है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव जी की पूजा करते थे पशुपति के रूप में। तो इसी मूर्ति को, इसी सील को पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों इसे पशुपति इसलिए माना गया है क्योंकि इस आकृति के चारों तरफ 4 प्रकार के पशुओं का अंकन मिला है। और वो पशु कौन से हैं दोस्तों? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता से जो पशुपति शिव की मोहर मिली है उसमें किस पशु का अंकन नहीं है। तो ऑप्शन में इनमें से कोई 3 रहेगा और एक वो पशु रहेगा जिसका उसमें अंकन नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, पशुपति शिव के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा की आकृति का अंकन मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ से जल निकासी प्रणाली की बहुत ही उन्नत व्यवस्था प्राप्त हुई है, जो आज के टाइम में जिसे ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था तो वो बहुत ही उन्नत किस्म का था, और उस सिस्टम के साक्ष्य हमें मोहनजोदारो से प्राप्त होते हैं विकसित जल निकासी प्रणाली के रूप में। इसके अलावा दोस्तों अगर शव का अंतिम संस्कार की बात की जाए तो शवों का अंतिम संस्कार यहाँ जलाकर किया जाता था। शवों को जलाया जाता था मोहनजोदारो में, जबकि हड़प्पा में ऐसा नहीं था। हड़प्पा नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ शवों को दफनाया भी जाता था। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नगर थे वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं, रेड कलर के जो पेंटेड ग्रेवेयर्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कांसे की गाड़ी, कांसे ब्रॉन्ज की एक गाड़ी प्राप्त हुई है, खिलौना गाड़ी, और एक दर्पण प्राप्त हुआ है, मतलब मिरर प्राप्त हुआ है जो अगेन कांसे का ही था।
इसके अलावा दोस्तों सेल खड़ी से बनी हुई मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। करेंसी जो होती है, जो सील होती है, जो मोहर होती है, तो वो सेल खड़ी या स्टेटाइट या टेराकोटा, कहीं कहीं इसका नाम आपको टेराकोटा भी मिल सकता है, टेराकोटा से बनी हुई मुद्राएं प्राप्त हुई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, जो सील थी, वो किस पदार्थ की बनती थी, तो वो टेराकोटा या सेल खड़ी की बनी होती थी। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा से पुजारी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति है और उसे ऐसा माना जाता है कि वो उस समय का शायद पुरोहित या पुजारी रहा होगा। तो पुजारी की जो चित्रकारी या मूर्ति प्राप्त हुई है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। इसके अलावा हड़प्पा से चांदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों चांदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी से भी परिचित थे। इसके अलावा जैसे मैंने बात की, शव को यहाँ पर दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदारो में जलाया जाता है। आइए दोस्तों तीसरे नगर की बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में, जो पाकिस्तान में ही स्थित है। तो तीसरा नगर है चनहुदड़ो। और इसकी अगर खोज की बात करें जाए तो गोपाल मजूमदार जी ने इसकी खोज की थी 1931 में। चनहुदड़ो नगर पाकिस्तान में ही है और सिंधु नदी के पास ही है। यहाँ से अगर साक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ पर साक्ष्य दोस्तों मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मन के बनाने का कारखाना, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मनकों का व्यापार ये लोग करते थे, तो उन्हीं को बनाने का कारखाना का साक्ष्य चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है पाकिस्तान से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वक्राकार मतलब मुड़ी हुई या एक तरह से बोल सकते हैं आर्क शेप की वक्राकार ईंटों की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि लिपस्टिक, कंघा और पाउडर। लिपस्टिक, कंघा और पाउडर के साक्ष्य भी हमें चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों चौथे नगर की बात की जाए तो ये सुत्का गेंडोर है, जो बिल्कुल पश्चिमी स्थल है। इस थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी, द मोस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सुत्का गेंडोर वो नगर है और इसकी खोज R.L. स्टाइन ने की थी, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। और ये दाश्क नदी के किनारे था। जगह की बात की जाए तो मकरान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है वो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है घोड़े का, मतलब एक कब्र की प्राप्ति हुई है और वहाँ से खुदाई के दौरान ये पाया गया है कि कुछ अस्थि पंजर की प्राप्ति हुई है। और बाद में जब उसे चेक करके देखा गया, उसे टेस्टिंग करके देखा गया, तो वो घोड़े के अस्थि पंजर के रूप में उसको माना गया है। घोड़े को दोस्तों सिर्फ ये प्राप्त हुआ है कि घोड़े की जानकारी है उस हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन वहाँ के लोग उससे परिचित नहीं थे, ये भी हमें प्राप्त हुआ है, यानी उसको पालतू नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो आंसर है नहीं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा यस। तो घोड़े के निश्चित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं, या उसको पालतू बनाया गया था या नहीं। तो दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसके घोड़े के अस्थि पंजर के। और अगर बात की जाए तो व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं बेबीलोन से। बेबीलोन ये इराक का पुराना नाम है, जो उसी इलाके में पड़ता था। तो बेबीलोन से इसके व्यापार के साक्ष्य हमें सुत्का गेंडोर से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बेबीलोन से व्यापार करते थे। तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि भारत में कौन कौन से नगर हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। दोस्तों भारत में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में स्थित अगर महत्वपूर्ण नगर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान राज्य में कौन कौन से नगर स्थित हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगन नाम के नगर की, जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों इसके अर्थ की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगन का अगर उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन अमलानंद घोष और ब्रिजवासी लाल दो लोगों ने किया है। और अमलानंद जी ने 1953 और ब्रिजवासी लाल जी ने 1960 में इसका उत्खनन किया था। दोस्तों अगर बात की जाए कि ये कहाँ स्थित है तो घग्गर नदी, जो सरस्वती नदी का ही पुराना नाम, आधुनिक नाम है, पुराना नाम उसका सरस्वती नदी था। तो घग्गर नदी में हनुमानगढ़
जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगन। दोस्तों यहाँ से साक्ष्य के बारे में बात की जाए कि कौन कौन से एविडेंसेस यहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो साक्ष्य यहाँ से जुते हुए खेत मिले। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हल के द्वारा जुते हुए खेत हमें मिले हैं कालीबंगन से। इसके अलावा यहाँ से चूड़ियों की प्राप्ति हुई है, जो काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इसके अलावा अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है युग्म समाधियाँ, अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो युग्मों में उन्हें दफना दिया जाता था, उनकी समाधि बना दी जाती थी पेयर्स में, मतलब 2 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए अगर गुजरात की, तो गुजरात से बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर की प्राप्ति हुई है वहाँ से। तो लोथल एक नगर है जिसका उत्खनन रंगनाथ राव जी द्वारा 1957 में किया गया था, जो गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। और ये बात की जाए नदी की, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। दोस्तों यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साक्ष्य जो एविडेंस यहाँ से मिला है वो है गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह भी हम इसे कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा नगर था, तो दोस्तों लोथल उसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से चावल के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही साथ अग्निकुंड और हाथी दांत भी यहीं से हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो चावल मिले हैं ये अग्निकुंड के आसपास ही मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ वगैरह की में भी विश्वास रखते थे और वहाँ शायद चावल की पूजा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु थी। तो चावल और अग्निकुंड के साथ भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे नगर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो रंगपुर है, जिसका उत्खनन माधो स्वरूप वत्स जी ने 1931 में किया था, 1931 में किया था। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये अहमदाबाद जिले में ही मादर नदी के किनारे स्थित है, मादर नदी के किनारे स्थित है। साक्ष्य अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से कच्ची ईंटें, धान की भूसी, ज्वार बाजरा और लकड़ी की नालियों की प्राप्ति हुई है। दोस्तों यहाँ से भी हमें चावल के साक्ष्य माने जा सकते हैं, क्योंकि धान की भूसी प्राप्त हुई है, अर्थात चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर सुरकोटदा की, तो इसका उत्खनन जगपत जोशी ने 1964 में किया था, 1964 में किया था। ये भी गुजरात में स्थित एक नगर है जो कच्छ जिले में है। दोस्तों कच्छ गुजरात का जिले है, तो कच्छ जिले में सरस्वती नदी के किनारे ही इसकी प्राप्ति हमें हुई है। साक्ष्य के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ से घोड़े की अस्थि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है कि घोड़े की अस्थि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटदा से निश्चित साक्ष्य मिले हैं घोड़े की अस्थियों के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से तराजू की प्राप्ति हुई है, अर्थात हम ये जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तराजू का इस्तेमाल करते थे, नाप तोल की वस्तु का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा यहाँ से कलश समाधान की प्राप्ति हुई है, कलश समाधान की भी यहाँ से प्राप्ति हुई है, अर्थात जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो किसी भी व्यक्ति को कलश में बंद करके उसे दफन कर दिया जाता था और उसका शवाधान कर दिया जाता था। दोस्तों तराजू से एक चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो बटखरे इस्तेमाल हुए हैं, बटखरे या बाट, जो नाप तोल की वस्तु थे, तो ये 16 के गुणज के रूप में प्राप्त हुए हैं, 16 के गुणज। तो यहाँ के जो बाट हैं जो तोलने के लिए यूज़ किए जाते थे, तो वो 16 के गुणज में प्राप्त होते हैं, अर्थात 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह के क्वांटिटी में प्राप्त हुए हैं। जो उनका वजन था तो 16 के गुणज के रूप में था। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए अगर धोलावीरा नगर की, तो इसका उत्खनन जगपत जोशी जी ने किया था 1967 और 68 में, 1967 और 68 के समय में। इसके अलावा रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने 1990 और 91 में भी इसका उत्खनन किया था। इन्होंने खोज की थी और बाद में इनका उत्खनन भी किया गया। दोस्तों इसका स्थान अगर देखा जाए तो ये भी कच्छ जिले में ही है, गुजरात में,
और यहाँ से लिपि के 10 अक्षर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि उसे अब तक पढ़ा नहीं गया है और वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब उसमें जो लिखाई थी वो चित्रों के रूप में थी। और चित्र भी दोस्तों ऐसे थे जैसे मछली, मानव, या यू अक्षर की हमें मिली हैं, यू अक्षर जैसे सबसे ज़्यादा संकेत मिले हैं। इसके अलावा मछली और मानव आकृति, इस तरह की संकेतों का इस्तेमाल इस तरह के संकेतों का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। इसलिए इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। दोस्तों इस लिपि के बारे में अगर थोड़ी सी और बात की जाए तो लगभग लिपि में 400 प्लस अक्षर मिले हैं। अब तक 400 प्लस अक्षर मिल चुके हैं, मतलब 400 से ज़्यादा लिपि चिन्ह हमें प्राप्त हो चुके हैं। और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अब तक भी डिकोड नहीं की गई है, पढ़ा उसको नहीं जा चुका है। और दोस्तों ये जो लिपि थी ये राइट टू लेफ्ट भी लिखी जाती थी और लेफ्ट टू राइट भी लिखी जाती थी। कहीं कहीं इसमें लेफ़्ट टू राइट लिखने का मिलता है तरीका और कहीं कहीं इसमें राइट टू लेफ़्ट। जब ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे फारसी लिपि हो, क्योंकि फारसी लिपि हम जानते हैं दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जब ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी अर्थात बाएं से दाएं लिखी जाती थी तो इसे ब्राह्मी लिपि भी माना गया है। तो इसलिए ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये किस तरह की लिपि थी, क्योंकि कहीं कहीं इसमें बाएं से दाएं और कहीं कहीं दाएं से बाएं भी हमें लिखा हुआ मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर आ जाता है तो भाव चित्रात्मक लिपि हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल की जाती थी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा के कुछ नगरों की। हरियाणा में कौन कौन से नगर प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा में राखीगढ़ी सबसे महत्वपूर्ण नगर है जो हरियाणा राज्य में प्राप्त हुआ है और इसका उत्खनन सूरजभान जी ने 1969 में किया था। स्थान की अगर बात की जाए तो राखीगढ़ी हिसार जिले में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। साक्ष्य अगर देखा जाए तो इसमें ताम्र के उपकरण और लिपि की प्राप्ति हुई है। दोस्तों राखीगढ़ी से भी लिपि प्राप्त हुई है, कुछ लिपि चिन्ह प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ही। इसके अलावा हरियाणा का एक और नगर है बनवाली का अगर उत्खनन की बात की जाए तो रविंद्र सिंह वत्स जी ने किया था 1973। स्थान की अगर बात की जाए तो सरस्वती नदी के पास हिसार जिले में बनवाली पड़ता है। साक्ष्य को अगर देखा जाए तो यहाँ से जौ की साक्ष्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राप्त हुए हैं। बनवाली से जौ जो मिली है वो बहुत ही उन्नत किस्म की है। साथ ही यहाँ से मिट्टी के हल का खिलौना प्राप्त हुआ है, अर्थात एक हल प्राप्त हुआ है जो मिट्टी के बनाया गया है और शायद वो खिलौने के रूप में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बैलगाड़ी के पहिए के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी के जो पहिए हैं उसके चिन्ह हमें रास्तों पर प्राप्त हुए हैं बनवाली से। पंजाब की दोस्तों अगर बात की जाए तो पंजाब राज्य में एक रोपड़ शहर है, रोपड़ नगर प्राप्त हुआ है जिसका उत्खनन ब्रजवासी लाल जी ने किया था। स्थान की बात की जाए तो ये रूपनगर पंजाब में पड़ता है, आज के समय में रूपनगर पंजाब में पड़ता है। और नदी अगर देखी जाए तो ये सतलज नदी के किनारे हैं। और यहाँ से साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुआ है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, मानव के साथ कुत्ते को दफन किया गया है, तो उनकी कब्र का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये कुछ नगर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का, या इसका अवसान कैसे हुआ। तो दोस्तों इतिहासकारों के बहुत सारे मत हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर कि ये समाप्त कैसे हुई, लेकिन जो सर्वमान्य जो सबके द्वारा एक माना जाता है कारण, तो वो था बाढ़। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के आने के कारण हुआ, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने ज़्यादातर नगर इसके देखे हैं तो नदियों के किनारे ही हैं, और नदियों के किनारे भी सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा नगरों की खोज हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इस पूरी सभ्यता का विनाश हो गया, पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो सर्वमान्य अगर कारण माना जाए तो हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का एकमात्र और सर्वमान्य कारण बाढ़ को
माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग इतिहासकारों ने इसके और भी कारण बताए हैं, लेकिन सर्वमान्य कारण आपको बाढ़ याद रखना है। तो इसका अगर अंत माना जाए तो अंत इसका बाढ़ के द्वारा माना जाता है, जो सर्वमान्य कारण है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम अगर नगर माना जाए कि नवीनतम किस नगर की खोज हुई है, तो दोस्तों नवीनतम ज्ञात नगर है मांडी, जो यूपी में पड़ता है। और यहाँ से टकसाल ग्रह की खोज हुई है और उस टकसाल ग्रह में सोने के मिले हैं सिक्के, सोने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा सोने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से मांडी से। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये मुजफ्फरनगर के पास है, मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर के से कुछ 10-15 किलोमीटर के आसपास रहा होगा, ये 15 किलोमीटर दूर। मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर है मांडी नाम की जगह, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और ये अब तक का सबसे नवीनतम ज्ञात स्थल हड़प्पा सभ्यता में माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ चुके हैं, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर इसी वीडियो में से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।